हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज से जो बीपीएससी जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो 7 मार्च से होने वाला है, उसके लिए ज़्यादा समय तो बचा नहीं है। तो उसमें जो साइंस के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो साइंस के जो क्वेश्चन बनेंगे, उसको तो टॉपिक वाइज डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का ये लेक्चर होगा वो सेट 1 होगा। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वास और हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ओब्लिगेंटा। अब ये है जो मेडुला ओब्लिगेंटा जो है, इससे क्या होता है कि मस्तिष्क में जो है श्वास और हृदय गति को नियंत्रित करते हैं। दूसरा आपका है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाली हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। ये जो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। और वही आपका थैलेमस जो होता है, ये आपका इसका कार्य होता है दर्द, जो दर्द करता है, ठंडा गर्म और दबाव स्पर्श आदि को पहचानने का काम कौन करता है? ये थैलेमस का रहता है। तो स्वास्थ्य और हृदय गति को कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला ओब्लिगेंटा। अगला क्वेश्चन, जो आहार नाल की मांसपेशियों का संकुचन संकुचन जो होता है, वो कैसे होता है? तो किस माध्यम से? तो वो आपका होता है क्रमानुकुंचन। मतलब आहार नाल का जो मांसपेशियों का संकुचन क्या होता है, ये होता है जैसे ये जो आपका ग्रास नली है, इससे जो भोजन उतरता है, ये जो उतरने की जो प्रक्रिया होती है, ये क्रमानुकुंचन प्रक्रिया से वो निकलती है। तो अगला क्वेश्चन, एक सामान्य मानव का कान कितना आवृत्ति की हर्ट्ज सुन सकता है? तो इसमें होता है आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसको किलो हर्ट्ज भी कहा जा सकता है। तो अगला इसमें अगर बात करें तो जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को श्रव्य आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? श्रव्य आवृत्ति कहते हैं। वही अगर बात करें 5 वर्ष से कम उम्र के बालक और जो कुछ पशु होते हैं जैसे कुत्ते, ये 25,000 हर्ट्ज तक ये आवाज के सुन सकते हैं। कौन? ये जो आपका 5 वर्ष के बालक और कुत्ते होते हैं। अगला, हमारे प्रत्येक जनक से हमारे अंदर निम्नलिखित में से किसकी वंशागति होती है? ये होती है 23 गुणसूत्र की। किसकी होती है? 23 गुणसूत्रों की। वही अगर बात करें तो गुणसूत्र हम हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट होता है। अगर कहें कि शरीर का ब्लूप्रिंट कौन सा होता है, तो ये होता है जीन। क्या होता है? जीन को हम क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट कहते हैं। मानव में टोटल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46। कितना पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई की आधुनिक पद्धति का उदाहरण है? तो ये आप अभी देखते होंगे कि बूंद पद्धति जो है, ये भी वर्तमान में ज्यादा प्रचलित है। वही अगर बात करें मोट की, तो मोट यह सिंचाई का एक पुली प्रणाली है, जो पुल के द्वारा ये सिंचाई होती थी। तो ये कैसी प्रणाली है? मोट, तो पुली प्रणाली। वही अगर चेन पंप की बात करें, तो चेन पंप एक चेन रहता है और उसके चेन के माध्यम से कुएं से पानी निकाला जाता है, वो चेन प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन, एक धातु M प्रकृति में मूल अवस्था में नहीं होती है। अयस्क से इसके निष्कर्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होगी? ये आपका होगा वैद्युत अपघटन अपचयन। क्या है? वैद्युत अपघटन अपचयन। ये क्या होता है? ये होता है, इस प्रक्रिया में आयनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित किया जाता है। जब एक विद्युत प्रवाह उनके माध्यम से गुजरता है, तो ये इससे क्या होता है कि वैद्युत अपघटन अपचयन अभिक्रिया होती है। वही अगर करें तो विद्युत प्रवाह किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन या आयनों के प्रवाह का होता है। उदाहरण जैसे आपका होता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि जो होता है, ये वैद्युत अपघटनी अपचयन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम, ये सब किस विधि से किया जाता है? तो वैद्युत अपघटन अपचयन प्रक्रिया द्वारा। वही बात करें इसमें भर्जन जो है, भर्जन क्या होता है? तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को वायु में अधिक मात्रा में गर्म करके उसके ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जो ये वर्जन होता है। अगला क्वेश्चन, एक माचिस की डिबिया की घर्षण सतह पर कांच का पाउडर और थोड़ा सा क्या रहता है? तो ये होता है, आप जानते होंगे कि फास्फोरस रहता है, एक लाल फास्फोरस रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एथेनॉल का उपयोग है? तो एथेनॉल का उपयोग जो है, तो हम देख लेते हैं मादक पेय में ये तो यूज होता ही है, खांसी के सिरप में, पेंट निर्माण में, इस सब में किसका उपयोग होता है? तो एथेनॉल का उपयोग होता है। इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किसका ऊष्मीय मंद सबसे कम है? ऊष्मीय मंद सबसे कम किसका है? तो कोयल पेट्रोल का तो है ही ज्यादा, कोयला का, गोबर के, तो गोबर के इसका क्या है, ऊष्मीय मंद सबसे कम है। वही ऊष्मीय मंद का अगर ऐसा ही मात्रक पूछ ले क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है किलो जूल पर केजी। क्या होता है? किलो जूल पर केजी। अगला क्वेश्चन, सिरका डैश की उपस्थिति के कारण खाद्य परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसके? तो ये है आपका एसिटिक अम्ल। किसका? एसिटिक अम्ल। वही अगर फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो ये चींटी के डंक में होती है। किसमें होती है? चींटी के डंक में। अगला, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक उष्मा का स्थानांतरण होता है? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग चालन कहते हैं। चालन विधि में क्या होता है कि गर्म सिरे से ठंडी की सिरे की ओर उष्मा का स्थानांतरण होता है। वही अगर बात करें विकिरण की, तो विकिरण क्या होता है? तो विकिरण में क्या होता है कि ये जो इसमें जो कोई माध्यम की इसमें जरूरत नहीं होती है। जैसे आपका होता है रेडियो तरंग, अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, ये सब किसका है? तो विकिरण का उदाहरण। वही अगर संवहन की बात करें तो संवहन क्या होता है कि एक कण से दूसरे कण, जैसे आप पानी को गर्म करते हैं, तो पानी को जब आप गर्म करते हैं तो जब यहाँ अगर स्टोव से अगर आ, उष्मा देते हैं तो ये क्या होता है, पहले ये यहाँ की गर्म होके फिर ऊपर की ये ओर जाते हैं और ठंडे नीचे आती है, इस तरीके से गर्म होती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संवहन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चरचराहट की ध्वनि सुनाई पड़ती है क्योंकि उसमें क्या होता है कि घर्षण के कारण उसमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है उसमें? घर्षण के कारण उसमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चरचराहट की आवाज सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लिए श्रव्य आवृत्तियों का सामान्य प्रास क्या है? तो हमने पीछे भी डिस्कस किया था। जो मनुष्य के श्रव्य क्या होते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कितना? 20,000 हर्ट्ज तक। वही बात करें अगर अपसर्ब की बात करें तो 20 हर्ट्ज से कम की तरंग को हम कहते हैं अवसर्व्य तरंग। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब जो आती है, ये किसके अंतर्गत आती है? तो इसको हम अपसर्व तरंग के अंतर्गत रखते हैं। इसमें हाथी को इससे पहले पता चल जाता है, उसको सुनाई दे देता है। उसके बाद आती है श्रव्य तरंगे। तरंग जो 3 प्रकार के होते हैं, तो पहला होता है अपसर्व, दूसरा होता है श्रव्य। श्रव्य क्या होता है? ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की तरंग को हम क्या कहते हैं? श्रव्य तरंग। उसके बाद प्राश्रव्य तरंग होती है। प्राश्रव्य तरंग क्या होती है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंग को हम क्या कहते हैं? प्राश्रव्य तरंग। तो श्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है? तो मानव और कुछ जानवर। और प्राश्रम की बात करें, इसमें कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, इस सबको इस कौन सी तरंग को सुन सकता है? प्राश्रव्य तरंगे की। एक फ्यूज तार के लिए क्या अभौतिक है? एक फ्यूज तार के लिए क्या वो अभौतिक है? इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई। इसकी लंबाई क्या है? इसके लिए अभौतिक है। एक लंबे तार में एक छोटे तार की तुलना में अधिक प्रतिरोध होता है और इसलिए यह अधिक तेजी से गर्म हो जाएगा। ठीक। अब इसका विशिष्ट प्रतिरोध ये क्या होता है? तो उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ अधिक तेजी से गर्म हो जाता है, जिससे अति प्रवाह की स्थिति में फ्यूज तेजी से पिघलने लगता है। ये था आपका, जो अगर पूछे कि एक फ्यूज तार के लिए अभौतिक क्या है, तो इसकी लंबाई। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।